नमस्कार दोस्तों, मिक्सी फ्लिक्स नेटवर्क के भारत दर्पण प्लेटफॉर्म पे मैं रवि मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, राहुल गांधी जी के काफी करीबी माने जाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं और इनसे कुछ हमारे सवाल जवाब रहेंगे देश की राजनीति के बारे में और राहुल गांधी जी के बारे में भी आज ज्यादा इनसे पूछेंगे क्योंकि उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे भारत दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। जी बहुत आपका आप लोगों का मेरी तरफ से स्वागत है। और जो सवाल है वो आप शुरू करें और उस पर वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, आप संगठन में विभिन्न पदों पे, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, अभी भी है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है कांग्रेस के। तो सबसे पहला सवाल तो देखिए, कांग्रेस जो थी भारत में सबसे ज्यादा सत्ता करने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। आज भी है कांग्रेस, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये है कि सीटें कम आ रही हैं, कुछ खामियां आ रही हैं चुनाव में, सीटें कम आ रही हैं, दोष भी लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी का भी मुद्दा उठ के आया है। लेकिन सबसे पहला सवाल, 60 साल सत्ता में रहने के बाद इतनी कम सीटें आने पर आपका क्या मतलब, कोई रीजन बताइए हमारे दर्शकों को। पहली बात तो करेक्ट कर दे कि कांग्रेस 60 से 70 साल सत्ता में रही। कांग्रेस 48 वर्ष, आजादी के बाद 48 वर्ष देश की सत्ता को उस कांग्रेस ने संभाला। बीच बीच में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां और वर्तमान में जो पार्टी शासन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके लोग, उसकी पूर्व की सरकारें भी रही हैं, उनकी तमाम मिलीजुली सरकारें रही हैं। उन 48 वर्षों में कांग्रेस ने, मैं जब छोटा था तो कुछ कुछ चीजें देखा हूं और कहानियां सुना हूं। इस देश में एक एक धोती से 20-20 लोगों की शादियां हो जाती थी। 60, 70 और 80 के दशक तक अभी ये चीजें चलती रही। ये वो मऊर से कई जाने के ब्याह हो जाओ, और जूते होते तो सपने हुआ करते थे। तो जब लोगों के पास खाने के राशन नहीं थे, पहनने के कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, तब कांग्रेस ने इस देश में IIT, IIM जैसे संस्थान खोले। इस देश की गली गली में रेलवे को पहुंचाने का काम किया। इस देश में सड़कों का जाल बिछाया। और इस देश में खास तौर से वो तबका जो हमेशा से वंचित तबका है, जो समाज से उपेक्षित रहा है, जो हाशिए का समाज है जिसको कहा जाता है, उन वर्गों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चलाई। और जीत हार की जो बात है, जो आपने कहा कि सीटें कम आ रही हैं, उसके पीछे सीटें कम नहीं आ रही हैं, सीटें हमारी उतनी ही आ रही है। देश की जनता हमको वोट दे रही है। जो देश में वर्तमान में पाकिटमारों की सरकार चल रही है, जो चोर उचक्के बैठे हुए हैं, ये हम लोगों की सीटों को चोरी करने पे लगे हुए और सीट ही चुरा ले जा रही है। देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके पति प्रभाकरण सीतारमण जी कहते हैं कि अगर ईमानदारी से मतगणना करा ली जाए, वोट चोरी के विषय को अभी किनारे अगर कर दें, तो भी 79 ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव जीता हुआ है, जहां जबरदस्ती उनको प्रमाण पत्र जीतने का दिया गया है। केवल अगर उतने को हटा दिया जाए तो हमारी देश में सरकार होती। पिछली बार भी यही खेल हुआ। और अभी जो डाटा निकल के आ रहा है देश के अंदर, ये हालात है, इसलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी से दूरी नहीं बनाई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम उनके जो नेता हैं, जो जिस तरह से साजिश में लग के इस देश के लोकतंत्र को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उससे हम लोगों की सीटों को जबरदस्ती चुनाव आयोग ने कम किया। आपने एक बहुत बड़ी बात बताई, जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास, देश आजादी के समय कुछ भी नहीं था, ये तो कहिए फिर जीरो से ही स्टार्ट करना था। उस समय से कांग्रेस ने जो किया ये काबिले तारीफ है। IIT, एम्स की बात की आपने, रोडों की बात की, आवास की बात की। इंदिरा गांधी जी ने जो सबसे बड़ा देश के लिए एक युद्ध माना जाता था 1971 का, जो एक पाकिस्तान देश को तोड़कर एक नया देश ही बना दिया गया था उस समय, उस युद्ध को कहीं ना कहीं कांग्रेस उस समय युद्ध का उतना फायदा नहीं उठा पाई। अभी भी जो जैसे होते हैं, 1-2 वार होते हैं या थोड़े बहुत, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसका बीजेपी अच्छे से लाभ ले पा रही है। जबकि इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया, जो आयरन लेडी कही जाती थी, उनके उस युद्ध के बारे में ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई। आप इस पे क्या कहेंगे? जितना होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के लिए, इस देश के लिए किए गए कार्यों पर
कभी भी प्रोपेगेंडा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, न कांग्रेस के नेताओं ने कभी किया। जब लड़ाई चल रही थी, आप सबको मालूम है, इंदिरा गांधी जी ने उनके पास जो भी गहने थे वो दान कर दी भारत सरकार की सेवा में। आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, आज उसकी वर्तमान जो परिस्थिति है देश में जमीनों की, आकलन करेंगे तो 20,000 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है। लेकिन नेहरू गांधी परिवार ने उस संपत्ति को दान कर दिया इस देश के लिए। ऐसी सैकड़ों हजारों संपत्तियां हैं जो नेहरू जी का परिवार इस देश को समर्पित कर दिया, इस देश के विकास के लिए, इस देश के योगदान के लिए। लेकिन कभी देश की जनता से उसके बदले कांग्रेस ने खरीदने बेचने का जो एक सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कभी नहीं किया। और आज जो लोग बेच रहे हैं, आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 24, 32, 48 होते होते ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जो नरेंद्र मोदी अमेरिका में जाके कहे थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उस मोदी की ऐसी तैसी कर दिया है। इस देश के स्वाभिमान को, भारत माता के गौरव को नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बेचने का काम किया है, नीचा दिखाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इन वसूलों को लेकर लड़ती है। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, कल जिस तरीके से शाहजादा ने मैच में बैट को गन के रूप में प्रस्तुत किया, इस देश के लोगों का अपमान है, भारत माता का अपमान है। और वो जो व्यक्ति जान गंवाए, उनकी पत्नियां जो विधवा हुई और जिस पे सिंदूर का ड्रामा किए सभी भारतीय जनता पार्टी वाले, संघ वाले और सरकार जो चला रहे हैं, उनका अपमान है। लेकिन जो आपका मुख्य सवाल था कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया, कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं करती है, कांग्रेस हमेशा इस देश की जनमन की आवाज को उठाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश में आम आदमी जो पैदान पे खड़ा है, उसको कैसे भारत की मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे भारत में सामाजिक समरसता बने। कांग्रेस ने ऐसे नहीं किया कि जो इधर है उसको नीचे कर दो, जो नीचे ऊपर हो। कांग्रेस ने कहा है कि सबको बराबर का अधिकार है और सब बराबर होने चाहिए। और आज भी कांग्रेस उन असूलों और मूल्यों को लेकर लड़ रही है। हम उसी परिप्रेक्ष्य में लड़ेंगे। और आपको बता दें कि केवल वोट चोरी का जो विषय है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने हमारी सीटों को जबरदस्ती हराने का काम किया है, हम आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम लोग चुनाव हारे हैं। केवल उनको सही कर दिया जाए तो आज इस देश में कांग्रेस की सरकार होगी। हाल ही में राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार, सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन पे खास करके बहुत ज्यादा हावी हुए। अभी कई बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो उसके आगे में बीजेपी के एक नेता हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, बिहार के केंद्रीय मंत्री हैं। वो कहते हैं कि ये वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। अमित शाह ने भी जाकर रैली में कहा, ये लोग घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए इतनी रैलियां कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ड्रामा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आप सबको मालूम है कि अमित शाह तड़ीपार रहे हैं जी। एक व्यक्ति जो देश से जिसको तड़ीपार कर दिया गया हो, वो देश का गृह मंत्री बना है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति जो झटका मटन के लिए पटका मार रहे हैं, ऐसे उलूल जुल सवाल जो उठा के ला रहा है, ये कुछ लोग हैं पिट्ठू टाइप के, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखा कि भाई तू बोलता रहा फटाफट, जितना उल्टा सीधा बोल सकते हो बोलो, इसके इनाम में तुमको अडानी अंबानी से हम बड़ी बड़ी चीजें उपलब्ध कराएंगे, तुमको मंत्रालय देंगे, तुमको दुनिया की हर सुख सुविधा देंगे। तो ये उलूल जुलूल के सवाल अब इनके पास है क्या जवाब देने के लिए? ये बताएं ना कि मुजफ्फरपुर के उस घर में, जहां एक घर में 600 वोटर निकले हैं, वो कहां से निकले हैं? ये बताएं कि चित्रकूट के उस एक मकान में, जहां 4000 से अधिक वोटर निकले हैं एक मकान में, भाई एक गांव में 1800, 1200, 900, 600, 2000, 1500 वोटर होते हैं। तो एक मकान में जो 4000 से अधिक वोटर निकले, कहां से निकले? तो सही बात यह है कि वास्तविक चीजों पे जवाब देने के बजाय जनता को कैसे बरगलाने की कोशिश की जाए। और रही बात घुसपैठ की, इन सबों से ज्यादा घुसपैठ किसने कराया? चाइना भारत के अंदर आके तमाम जगहों पर अपने गांव बसा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पे जो बांध बना रहा है, इतना पानी स्टोर कर रहा है कि मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत प्रमाणित रूप से नहीं कह सकता हूं, लेकिन पढ़ी हुई बात बता रहा हूं कि धरती की जो गति है उसमें मामूली अंतर आ सकता है। कितना बड़ा नुकसान होगा भारत के लोगों को। बर्मा क्या हालत आज बना रखा है, बांग्लादेश जैसे देश भारत के लिए क्या कर रहे हैं, भारतीय लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान बगल में है वो क्या कर रहा है, नेपाल जैसे लोग जो भारत में जिनकी
परिस्थिति थी कि भारत में जी के रह के मिल के और भारत में एक परिवार के रूप में रह के जीते थे, आज वो भारत के साथ क्या कर रहा है। तो हकीकत यह है कि घुसपैठियों के ये मित्र है, सब घुसपैठियों से इन सबों की मिली भगत है। ये इस देश में ड्रग्स का रैकेट फैला रहा है सब, और ट्रंप ने इसलिए भारत को शामिल कर दिया है दुनिया के ड्रग्स बड़े सप्लायर देशों में। अभी उसने किया, ये सब कुछ करा रहा है, भारत की परिस्थिति को कमजोर कर रहे हैं, भारत के मान सम्मान को खत्म कर रहा है, और इस देश में अडानी और अंबानी को सत्ता पहुंचाने के लिए और कुछ लुटेरों को उनका हक दिलाने के लिए, उनका जो फर्जी हक है, जो उनके मन में एक कुरान है कि कैसे इस देश की संपदा को लूट के और एक जगह हम बैठे रहें, उसके लिए मोदी और अमित शाह की टीम काम कर रही है। उनके साथ एक कुछ नेता लगाए गए हैं जो इस तरह की उलझुल बातें बोलते रहते हैं। बात की आपने पड़ोसी देशों की, अभी बांग्लादेश की बात की, चाइना की बात की। हाल ही में जो विदेश नीति मोदी सरकार कहती है कि हमारी विदेश नीति सबसे अच्छी है, सबसे बढ़िया है, अमेरिका द्वारा लगाया गया टैरिफ, अभी नेपाल में जो हो रहा है, जेनजी ने अभी सत्ता पलटने का काम किया, वहां में बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे ही हिंसा देखने को मिली। और आज जो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश होने के साथ बहुत बड़ा सहयोगी भी माना जाता था, बांग्लादेश भी भारत से किनारे हो लिया, पाकिस्तान के गुट में जाकर बैठ गया। अभी हाल ही में सऊदी और पाकिस्तान ने एक रक्षा बजट अपना वो साइन किया, जो एक अभी हाल ही में किया है। उस पे ये था कि पाकिस्तान पे जो अटैक होगा वो सऊदी अरब पे भी माना जाएगा, और सऊदी अरब पे जो अटैक होगा वो पाकिस्तान पे माना जाएगा। इसमें विदेश नीति की फेलियर है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, विदेश नीति तो इनकी कोई है ही नहीं जी। फेल पास की बात तब आती है जब हम किसी विषय पे आगे बढ़े। एक इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा जयशंकर का आया था, एस जयशंकर का, जिसमें उसने स्पष्ट स्वीकार किया, जब पत्रकार ने पूछा कि भाई आप बोल क्यों नहीं रहे चाइना के विषय पे, आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे, रोक क्यों नहीं रहे, तो एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा, आज भी वो वीडियो यूट्यूब पर है, कि क्या आपको लगता है कि हम चाइना से लड़ सकते हैं? तो जब इतने कायर, बुजदिल और गिरे हुए लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो भारत माँ की अस्मिता को कदम कदम पे बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप किसी भी प्रकार की नीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश में भारत से ज्यादा, भारत में आज जितने रेडीमेड के, जितने होजरी के बड़े काम हैं, आज बांग्लादेश भारत से बहुत आगे निकल गया, और भारत के लोग बांग्लादेश से माल ला रहे हैं, बेच रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, जिस तरीके से वो चाइना से दोस्ती करके और आगे बढ़ रहा है, चाइना श्रीलंका के माध्यम से भारत को घेरने का काम कर रहा है। जितने मध्य एशिया के देश हैं, पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से वो खड़े हुए और जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है, उसके इसकी कान पे जूं नहीं रेंग रही है, बोलने की इनकी हिमाकत नहीं हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आप नेपाल में जो परिस्थितियां बनी है, चाइना भारत की सीमा के करीब तक रेलवे का नेटवर्क ला रहा, चाइना जिस तरीके से भारत में बड़े लेवल पर हस्तक्षेप कर दिया, आप समझिए कि भारत के लिए सामरिक महत्व के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, और जो बॉर्डर लाइन की बात होती है, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने H1 वीजा पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया और जो बात किया, बता $1,00,000 आज रेट होता है 88 लाख रुपए, जो H1 वीजा है एक बार 6 साल के लिए मिलता है। भारत से कौन व्यक्ति होगा जिसको 88 लाख विदेशी कंपनियां दे के और भारत से ले जाएंगे जॉब के लिए? तो भारत के जो पेशेवर हैं, जो वहां पर ऑलरेडी ग्रीन वीजा पे हैं, या उनको जो बाकी सुविधाएं मिल रही है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी समय सीमा पूरी होगी वापस आएंगे। रोजगार का बहुत बड़ा एक संकट उत्पन्न होगा, और नरेंद्र मोदी की सरकार तमाशा देख रही है। अगर कंपनियां अपने दबाव में कुछ करा गई तो अलग विषय है, बाकी ये सरकार भारत को अब उस लेवल पर पहुंचा दी है कि भारत भूटान जैसे देशों से ठीक से बात नहीं कर पा रहा, ये इनकी स्थिति है। चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, और चाहे भारत के जो कुशल कारीगर हैं उनको दुनिया में भेजने का, उनको उनके श्रम की शक्ति दिलाने का मामला हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। और इनकी विदेश नीति आज उस स्थिति में है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, भारत को ऐसे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, और ऐसा होता भी रहा है, जब इलेक्शन कमीशन पे वो बोलते हैं तो भाजपा के नेता भी आगे आके खड़े हो जाते हैं। पहले बयान आता है इनका। अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, संसद में भी इन्होंने
संसद में भी बोला था, संविधान की किताब वाली बात आपको याद होगी। अभी इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने सवाल उठाया राहुल गांधी जी ने, अनुराग ठाकुर तुरंत उनका आया, 2-3 बयान आया उनका, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पे जी कुछ नमूने लेके आती है। अनुराग ठाकुर को मैं जानता हूं। अनुराग ठाकुर जो इस समय भारत को लूटने वाली जो शक्तियां हैं, वे लोग जो भारत की संपदा को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात कर लीजिए, चाहे अडानी अंबानी ग्रुप की बात कर लीजिए, या दूसरे पेशेवर लोग जो भारत सरकार के माध्यम से इस देश की संपदा को लूट रहे हैं, उससे जुड़े हुए ये लोग हैं। पहले ये लोग स्मृति ईरानी को कूदवाते थे, कभी संबित पात्रा कूदता था, अभी अनुराग ठाकुर की बात आ रही है। अनुराग ठाकुर ने जिस तरीके की अभद्र भाषा समय समय पर बोला है, अब पता नहीं उसके माँ बाप ने उसको किस तरह का संस्कार दिया है और किस तरीके से उसकी परवरिश की है, जिस तरह की वो भाषा बोलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जिस तरह की उल्टी सीधी बातें आके बोल रहे हैं, आखिर चुनाव आयोग में कर्मचारी तो है नहीं अनुराग ठाकुर। ये बात सवाल अगर चुनाव आयोग से कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। कर्नाटका की सरकार में कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन ने जो राज्य स्तर का होता है, कई दर्जनों बार आवेदन किया कि भाई आप हमको जो डाटा मांग रहे हैं और एफआईआर करने के लिए जो बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर आज तक कुछ किया नहीं। जो गड़बड़ियां हुई हैं उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करने के बजाय उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलके जिस तरीके से ये खेल हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, जिनको गोपनीय रूप से चुनाव आयोग का कर्मचारी बना रखे हैं सब, उनसे बुलवाने का काम करता है। केवल अनुराग ठाकुर एक नमूना नहीं है, एक रामभद्राचार्य है, कहता है कि हम संत हैं, और इतनी उटपटांग भाषा उस आदमी की निकलती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री है, कहता है कि हम संत हैं इस देश में कुछ। तो ये अनुराग ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्रा है, ये प्रज्ञा ठाकुर है, स्मृति ईरानी है, इस तरीके के कुछ स्पेशल नमूने गढ़ के ये लोग लाए हैं, इनको प्रस्तुत किया गया है। इनसे कभी उपाध्याय खराब है, तो कभी दुबे खराब है, तो कभी वो खराब है, तो कभी वो खराब है। कुछ ना कुछ ऐसी भाषा बोलना है जिससे भारत की जो सामाजिक समता है, भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, वो टूटे, उसमें तनाव पैदा हो, हिंदू मुस्लिम और विभिन्न धर्मों से और बीच में लड़ाइयां हो, जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों पर न जाए, इसलिए लोग रखे गए हैं और ये उल्टी सीधी बातें आके पर बोलते रहते हैं। हाल में ही राहुल गांधी जी विदेश दौरे पर गए थे, पहले भी जाते रहे हैं और हर बार सत्ता पक्ष या बीजेपी सवाल उठाती रही है। इस बार भी कई नेताओं ने इसकी आलोचना की, सवाल उठाए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो अवैध लोग हैं, जो अवैध भाषा बोलते हैं, उनकी बातों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, दुनिया का पहला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, जो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष है, जो केवल घूमने के लिए ही काम करता है। वो आदमी भारत में आता ही है अडानी से, अंबानी से कुछ चापलूसी करने के लिए, नहीं तो भारत की व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं। उस पर ये नहीं बोलते हैं ऐसा, ये बोलेंगे। राहुल गांधी जी जाते हैं कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने, कई बड़े लेवल पर वर्कशॉप में भाग लेते हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान जो होते हैं उसमें शामिल होने के लिए जाते हैं। दुनिया में किस तरह का व्यवधान, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, उन तमाम चीजों पर समझने, बोलने और सीखने की नीयत से राहुल गांधी जी भारत के बाहर जाते हैं। ये लोग भारत के बाहर क्या करने जाते हैं? ट्रंप की नारा लगाने के लिए जाते हैं, नवाज शरीफ से बिरयानी खाने के लिए जाते हैं, केवल चापलूसी करना इन सबों का काम है। चूंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, इनके पास कोई एक विषय नहीं है कि इस देश की वास्तविकता से, इस देश में रोजगार के मुद्दे, किसानों की समस्याएं, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उन समस्याओं पर बोले, उसका निराकरण करें। ये सिर्फ और सिर्फ इनके यहां बैठा दिया गया एक मालवी है, जो इनका आईटी का जो हेड है, उसका काम है केवल झूठ, नफरत फैलाना और दिन भर झूठी बातें लिखता रहता है। जब इन पे सवाल करिए, जब फंसेंगे तो माफी मांगते हैं, इनका काम है। तो चूंकि ये उस पे लगे हुए हैं, इनके पास और कोई विषय नहीं है, इसलिए उलूल जुलूल की बातें करते हैं। देश की और जनता की समस्याओं से अपने को किनारा करने के लिए कुछ ना कुछ लतीफा फेंकते रहते हैं। अमित मालवीय की बात की आपने, आईटी सेल की, भाजपा आईटी सेल की बात की। राहुल गांधी जी के पहले भी देखते हैं आप शुरू से ही
जितने भी बयान है या तो उसको तोड़ मरोड़ के या ऐसे ऐसे शब्द लाए जाते हैं जिससे उसके मीम बनाए जाते हैं। ये पहले से ही प्रचलन में रहा है, अब भी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है जी कि लोकतंत्र में पार्टियां बनी हैं जी और एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं, जी वहां तक तो ठीक है। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला बनाया और जिस तरीके की गलत फोटो लगा के, गलत भाषा बना के, सही बात को किसी और तरीके से गलत बना के जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अगर सही मायनों में कहा जाए एक शब्द में, अगर इस देश में कानून का राज होता तो भारतीय जनता पार्टी के 90% नेता जेल में होते इस समय। अमित मालवीय जिस तरीके की घटिया मानसिकता से और घटियापन दिखा के जो ओछी हरकत करता रहता है, उसकी मतलब जेल से बाहर उसके लिए एक भी दिन है नहीं जो वो करता है। और एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार उसने किया है और अपने आईटी से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से करवाता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस विषय को फॉलो कर रही है, इस देश में हमेशा दो धारा रही है। एक धारा रही है जो देश में सामाजिक समता की बात करती है और एक धारा रही है जो इस देश में सामंतवाद की बात करती है। सामंतवाद के पोषक हैं ये लोग। तो जिस परवरिश जिस तरीके की हुई है, जिस गंदी नाली से ये लोग निकले हुए हैं, उस तरह की मानसिकता इनके दिमाग में भरी हुई है और ये उस तरह की मानसिकता देश के सामने परोसने की कोशिश करते हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में नफरत भरने का काम करते हैं। सरकार बदलेगी, कानून अपना काम करेगा और जितने इस तरह के लोग हैं जो उल्टी सीधे चीजें कर रहे हैं, ये सब जेल जाएंगे, इनका हिसाब जरूर होगा। देखिएगा, हाल ही में राहुल गांधी जी बिहार में थे, चुनावी रैली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी थे और सत्ता पक्ष के खिलाफ भी चुनावी रैलियां कर रहे थे। उनके मंच से किसी व्यक्ति ने गाली दी प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी मां के साथ एक एआई वीडियो कांग्रेस आईटी सेल ने, वहां बिहार कांग्रेस आईटी सेल ने जारी किया था। उसमें पटना हाईकोर्ट का फैसला भी आया उस वीडियो को हटाने के लिए। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी के मंच से किसी ने नरेंद्र मोदी की मां को गाली नहीं दिया और इस तरह के किसी भी कृत्य का कांग्रेस पार्टी और हम जैसे लोग समर्थन नहीं करते हैं। स्पष्ट कर दें, पहली बात कि बिल्कुल झूठ और ये फेक खबर है कि राहुल गांधी जी के मंच से किसी ने गाली दिया। जिस भी मंच पर या जहां भी जिसने बोला उसकी भी फैक्ट फाइंडिंग की गई और वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकला था। वो कहां बोला, किस रूप में बोला, ये वो जाने और कानून जाने, उस पर कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है गठबंधन की और वो लोग उस पर एक्शन लें, वो उनका काम है। लेकिन राहुल गांधी जी की माता जी को जो अभद्र भाषा बोली गई है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को जो अभद्र भाषा बोली गई है, हमारे तमाम पार्टी की महिला नेताओं के खिलाफ जो अभद्र भाषा बोली गई, निष्कांत दुबे है झारखंड में, हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है। हमारी बहन है, मंत्री है वहां, दीपिका पांडे, उनके बारे में जिस तरह की गंदी, घटिया और अभद्र भाषा वो बोला था, तो ये घटिया मानसिकता के लोग जो भाषा बोल रहे हैं, ये अपनी भाषा देखें। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के किसी भी कृत्य, भाषा, विचार और जीवन दर्शन का समर्थन नहीं करती है। न ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी में, कांग्रेस जिस महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, बाबा साहब की जिस विचारधारा को लेकर चलती है, उसमें इस तरह की किसी भी बात की कहीं जगह नहीं है। ना ही कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीजें भारतीय जनता पार्टी ला रही है और कहीं कहीं जैसे आपने कहा कि पटना हाईकोर्ट की बात और एआई की बात आई, ये भारतीय जनता पार्टी के उस भाव को दिखाता है जब भारतीय जनता पार्टी इस लेवल का उद्वेग पैदा कर रही है। उसी मनीष कश्यप के माध्यम से बिहार में क्या क्या नहीं झूठ बोलवाई भारतीय जनता पार्टी। तमाम उसके लोग जो पकड़े जाते हैं, माफी मांगते हैं, जिस तरह की फर्जी चीजें चलाते हैं और देश की मीडिया उसमें सहयोग करती है। दुख की बात यह है, तो ये लोग अपने चाल चरित्र, अपने व्यवहार को सुधारें और जो नफरत परोस रहे हैं, दूसरी तरफ जो हिंसा बढ़ रही है लोगों के दिमाग में, आज ये क्रिया और प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है कि जब एकदम आदमी एक सीमा से ज्यादा किसी चीजों को झेलता है तो उसके अंदर जरूर गुस्सा भरता है। तो भारतीय जनता पार्टी भारत के समाज को उस लेवल पर ले जा रही है। आप कांग्रेस के संगठन में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। खास करके आपको हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का चुनाव प्रभारी, कई राज्यों के चुनाव प्रभारी बनाए गए, कई जगह आपको सफलता भी मिली, जैसे पंजाब में। अभी बिहार और बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है,
इसमें आप लोगों की क्या तैयारियां हैं इस आगामी चुनाव के लिए विधानसभा के? देखिए, ये जो यात्रा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में निकाली गई, तेजस्वी जी भी साथ में रहे और हमारे गठबंधन के बिहार के सभी नेता साथ में रहे, सभी पार्टियां साथ में रहे। यह यात्रा निकाली ही गई थी लोगों से हकीकत बताने के लिए कि किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। बिहार के बच्चे बच्चे के दिल से ये आवाज निकल रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वो नारा इतना व्यापक हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ईवीएम कहीं से एकदम पूरा हैक करके भी भेजे ना, तो भी जान लीजिए कि इस बार उनका खाता वहां नहीं खुलना। बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, वो मुकेश सहनी जी की जो पार्टी है, वीआईपी इंसान पार्टी, और भी एक दो क्षेत्रीय दल है जो हम लोगों के साथ, हम सभी मिलके जीतने जा रहे हैं और बिहार की जनता के भरोसे जीतने जा रहे हैं। मैं उस यात्रा में भी रहा, बीच बीच में जा रहा हूं, देख रहा हूं। उम्मीद नहीं थी ऐसे ऐसे गांवों में जहां बहुत विकट परिस्थितियां विगत दशक में रही हैं, वहां लोग एक तरफा कांग्रेस राजद गठबंधन को और पूरे हमारे जो क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। तो कहीं कोई दो राय नहीं है, बिहार का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ये लोग जितना झूठ बोलना है, नफरत फैलाना है, कर ले, इनको जवाब मिलेगा। चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। दूसरी बात आपने बंगाल की बंगाल जिस फाइल चाहे बनाए, चाहे बंगाल में जो भी ये उल्टा दौड़े, चाहे ढिमलिया मारे, कुछ नहीं इनका होना है। वहां भी इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा जो अभी परिस्थितियां हैं, और बंगाल का चुनाव भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। कहीं कोई इनकी जो दूर दूर तक जो नफरत की संभावनाएं हैं वो धीरे धीरे धूमिल हो रही हैं, लोग इनकी हकीकत समझ रहे हैं और देश की जनता एक साथ मिलके इनको अब जवाब देने को मन बना चुकी है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, देवरिया जिले के निवासी हैं, किसान के घर के बेटे हैं आप। अभी जो यूरिया का माहौल चल रहा है प्रदेश भर में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने शुरू में ही सवाल ये बात कहा किसानों को लेकर कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। चाहे राज्य में योगी जी बैठे हों और चाहे वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हों, इनका किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। खाद की बड़े पैमाने पे तस्करी ये सब करवा रहे हैं, किसान मारे मारे फिर रहे हैं, लाठियों से उनको पीटा जा रहा है। और मैं तो अवाक रह गया, मैं तमाम यहाँ केंद्रों पे घूम रहा था, प्रशासन से बहस भी हुई, झड़प भी हुई। बताइए कि आधार कार्ड पे कहीं 20 केजी खाद मिल रहा है, कहीं कोई स्थिति है, और कहीं 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन लगाने के बाद भी लोगों की स्थिति बदतर बनी हुई है। तो चूंकि एक कृषि बिल ले जा रहे थे, जिस बिल का कांग्रेस पार्टी ने, इस देश की जनता ने मिलकर बहुत बड़े पैमाने पे लड़ाई लड़ी, वो बिल वापस हुआ। उसमें देश की संपदा, किसान, पूरी कृषि को ये निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहे थे। जब उससे फेल हो गए हैं, तब किसानों को नए नए हथकंडे के माध्यम से प्रताड़ित कर रहे हैं, ताकि किसान परेशान हो जाए, प्रताड़ित होके, उब के और अपनी खेती छोड़ दें और वो इनके कब्जे में चली जाए। लेकिन इनकी कोशिश हम लोग नाकाम करेंगे, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। किसान जाग रहा है, देख रहा है, जिस दिन चुनाव होगा इनका सुपड़ा साफ होगा, पुनः किसानों, मजदूरों, नौजवानों की सरकार बनेगी और उनकी जो समस्याएं उसके दूर करने वाली सरकारें बनेंगी, काम होगा। रही बात आज की जो समस्या है, तो हम विपक्ष में हैं, लड़ना हमारा काम है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। यहाँ देवरिया जिले में 7 सीट विधायकों की बीजेपी के पास है, 2 मंत्री भी, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, और एक सांसद की भी सीट इनके पास है। तो आपके मुताबिक क्या अच्छा जो विकास होना चाहिए इतनी सीटों के बावजूद हुआ है, या इसमें कुछ कमी है? कुछ कमी नहीं भैया, पूरी सड़क नदी में बह रही है इनके सरकार में। ये जो देवरिया जिले का इन 7 लोगों ने जो हाल बना रखा है, वो जग जाहिर है। सलम मणि त्रिपाठी एक एमएलए है इनका देवरिया से। उस आदमी का काम ही है कि दिन भर कहां हिंदू मुस्लिम नफरत उल्टा सीधा खोजते रहे, उसको चलाना। विकास के नाम से कोई लेना देना नहीं। इनके विधायक हैं, जो जिले स्तर की बैठक होती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने खुद कैसे सवाल उठाया बिजली विभाग के अभियंताओं पर, चाहे पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट है, कितनी जो योजनाओं की जो बात की जा रही है। ये हमारे सामने जहां हम लोग बैठे हैं, ये सड़क बन रही है नेशनल हाईवे की। हमें नहीं लगता कि दुनिया में इतनी भ्रष्टाचार युक्त कहीं सड़क बनी होगी।
मैंने कई बार सवाल उठाया, नितिन गडकरी जी को लिखा, देश के जो एनएचआई के चेयरमैन है संतोष आईएएस अफसर है उनको लिखा, लेकिन अधिकारी आ रहे हैं मिलके हिलावाली करके बालू मिट्टी से नेशनल हाईवे को बना रहे हैं, सब किसी तरह से कोरम पूरा कर रहे हैं सब। तो इनके विधायकों का, इनके सांसद का और इनके मंत्रियों का बिल्कुल भी विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये लगे हुए हैं कि किस तरीके से ज्यादा धन दोहन किया जाए। भ्रष्टाचार चरम पर है। आप बैठे हुए हैं और बिजली की स्थिति इस समय देख लीजिए क्या स्थिति है। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो शामिल हैं भ्रष्टाचार में। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ मिलकर धन उगाही में लगे हुए हैं। और जिले की जनता की बात करिए चाहे प्रदेश की जनता की बात करिए, वो त्राहिमाम कर रही है। नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है, अव्वल में चल रहा है, मामले में चल रहा है। दलितों, पिछड़ों और जो वंचित समाज है उसके खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हैं वो बड़े पैमाने पर बढ़ गई हैं। कोई भी नए कल कारखाने, चीनी मिल का कटोरा, चीनी का कटोरा कहा जाता था देवरिया, 14 चीनी मिलें हुआ करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी। एक शुद्ध चीनी मिल संपूर्ण रेशियो में जो चलनी चाहिए नहीं चल रही है। देवरिया, केवल देवरिया में देवरिया, गौरी बाजार, बैतालपुर 3-3 चीनी मिलें थी। पूर्व की सरकारों ने क्या किया है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो रोजगार की बात करते थे और बहुत उल्टी सीधी नफरत की बातें लोग चिल्लाते हैं, लेकिन एक मिल ये सब चलवा नहीं सके, न ही कोई नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल सके। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट इसी विधानसभा के भवानी छापर में नदी के किनारे डाले हैं सब। कोई भी व्यक्ति अपनी बच्ची को या बेटे को हमें नहीं लगता कि उस जंगल में भेजेगा पढ़ने के लिए। 9 आज तक खुला, लग रहा है कि वो बिल्डिंग ऐसे के ही ऐसे गिर जाएगी। ये गांव में पानी टंकियां बनाई जा रही हैं। 6 महीना भी, 5 महीना, 4 महीना भी पानी लोगों को शुद्ध नहीं मिल रहा है। सारी टंकियां लगभग बंद पड़ी हुई है। सलेमपुर और भाटपारानी की पानी टंकी बंद पड़ी हुई है। पूर्व के चाहे यहाँ जो नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, चाहे जो वर्तमान में विधायक है, एक बार भी न बोलने को तैयार है सब, न इस पे काम करने को तैयार है सब, न जनता को वो सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है। यही इस जिले की हालत है। जनता भगवान भरोसे बस चिल्ला रही है, तड़प रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पूरे देश में एक इनकी जो छवि है बनाई गई है, कानून व्यवस्था इनके शासनकाल में सबसे उत्तम रहता है। एनकाउंटर भी होते रहते हैं, आप देखते हैं आए दिनों, बुलडोजर भी चलते रहते हैं। तो इनके सरकार को लेके आप पहले कानून व्यवस्था से लेके जो इनका विकास के कार्य हो रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये चिलम पीने वालों की सरकार जी। और देश की मीडिया को जिस तरीके से मैनेज करके कहा जा रहा है, इनकाउंटर की आपने जो बात की, अभी बस्ती में एक नौजवान को 3 दिन 4 दिन पहले ही घटना है, फर्जी तरीके से उसको गोली मार दी गई। अभी जो ये हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, जब सुलखान सिंह जी ने ये बात उठाई कि फर्जी और निरीह लोगों को मारा गया, जौनपुर में उस लड़के को मारा गया, बहराइच में मारा गया, तो जिस तरीके से मारा जा रहा है नौजवानों को उठा के, ये सामंतवादियों की सरकार है। जमीनों पर कब्जा करने वाले, महिलाओं, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म और जाति करने वालों की सरकार है। और गरीब लोगों का घर गिरा देना, जो जेन्युइन लोग हैं उनको प्रताड़ित करना, बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं, बड़े बड़े जो सामंतवादी हैं, बड़े जो अपराधी हैं इस प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के ही एक एमएलसी हैं द्विवेदी जी, उन्होंने 100 की एक लिस्ट जारी की थी। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं द्विवेदी जी। उन 100 लोगों की लिस्ट में वो जो 100 बड़े माफिया हैं उसमें से एक का नाम बताइए जिस पे योगी आदित्यनाथ ने काम किया। तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सबसे ज्यादा इस प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। स्वास्थ्य की सुविधा सबसे बुरी स्थिति में है इस प्रदेश में। गोरखपुर में अभी 3 दिन पहले एक नौजवान को पशु तस्करों ने गोली मार दिया और फेंक दिया, और पुलिस के साथ हो जा रहा था, पुलिस छोड़ के उसको भाग गई। ये गोरखपुर की बात है। योगी आदित्यनाथ जहां से आते हैं, जहां की जनता ने उनको जिताया और मुख्यमंत्री बनाया, तो ये बिल्कुल कहना बेनामी होगा, गलत होगा, बेईमानी की ये बात होगी कि ये शासन की सरकार है। शासन की सरकार नहीं, ये लुटेरों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। अपराधी जिस तरीके से मनमानी मचाए हैं सब, जिस तरीके से लोगों की पशु चोरी की जा रही है, बॉर्डर के जितने जिले हैं पूर्वोत्तर यूपी के, आज कितनी बुरी स्थिति है। नौजवान दारू के मतलब
दारू के खेल में ऐसे नौजवानों को यहां लपेटा गया है। अवैध तस्करी दारू की कराई जा रही है, अवैध गांजा और तमाम चीजों की तस्करी कराई जा रही है। 1000 में एक दिखाने के लिए कभी किसी को रोक लिया जाता है और ये चीजें उल्टी सीधी दिखाई जाती हैं। तो ये जो हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, ये देश की, प्रदेश की जनता समझ रही है। प्रदेश में सड़कों की जो बुरी हाल आप देख लीजिए, जितनी इनके नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बना रहा है, गोरखपुर से लिंक किया है और पहले ही बारिश में गड्ढा हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाए, पहले ही बारिश में गड्ढा हो गया। तो कहीं हमें कहीं नहीं ऐसा दिखता कि इन्होंने कहीं भी शासन, सुरक्षा चुस्त दुरुस्त करने के दिशा में काम किया। इन्होंने सिर्फ काम किया है कि कैसे इनके स्वजाति लोग थानों से लेके, तहसीलों से लेके कब्जा करें। आप देखिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कैसी लाइन लगी हुई है बड़े बड़े तहसीलों में, कितनी धन उगाही की जा रही है उनसे। तो सिर्फ धन उगाही करने वाली ये सरकार है। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है, सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों और संख्यकों के साथ जो जुल्म ढाने का ये काम कर रहा है, सवर्ण वर्ग में भी देखिए, इनके स्वजाति लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी उसी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। और इनके जो स्वजाति बड़े अपराधी हैं जो प्रदेश में घूम रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये कुल मिला के एक जातिवादियों की सरकार है। और ये संत की बात करते हैं महाराज, हमारे चाचा जहां आप बैठे हैं, यही पीछे घर है उनका, स्वर्गीय श्री दुर्गादास यादव जी, 3 बेटे थे और 1 बेटी, और उनको छोड़ के संत हो गए और संतई में ऐसे लीन हुए कि देश के जो सम्मानित संत महात्मा हैं उन लोगों ने पदवी देते हुए, आप जानते होंगे कि महामंडलेश्वर की एक बहुत बड़ी पदवी होती है, शंकराचार्य के बाद आती है, उस लेवल तक पहुंचे थे महंत दामोदर दास के नाम से। 3 बेटे, तीनों गायब हो गए, पता नहीं कहां मर गए, भूख और गरीबी में परेशान होकर। ये कोई हवाबाजी नहीं बोल रहा हूं, ये रियलिटी बता रहा हूं। और देखने तक नहीं आए। पत्नी उनकी गांव पर हैं, विषम परिस्थिति में जीवन जी रही है, उनकी जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं वो जो है वो की जाती है। और एक बेटी की शादी उनके भाई लोग थे वो कर दिए, लेकिन इस गांव की सीमा में पैर तक नहीं रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे चाचा थे तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, संत ऐसे होने चाहिए। ये कौन संत है भाई? कभी शादी में पहुंच रहे हैं घर में, कभी 3 दिन डोली उठा रहे हैं, तो कभी 4 दिन फूल छीट रहे हैं। आप गोरखपुर के उन कारोबारियों को देख लीजिए, इनकी सरकार आने के पहले क्या स्थिति थी, और आज कुछ ऐसे गोरखपुर के कारोबारी जो बड़े लेवल पर, चाहे वो स्वर्ण व्यवसायी हो, चाहे लोहा के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरे क्षेत्र में, कहां पहुंच गए, पैसा कहां से इतना धन आया उनके पास, इन तमाम विषयों की जांच होनी चाहिए। तो ये केवल इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस देश में कैसे सामंतवाद कायम हो प्रदेश में, और सामंतवादी जिलों से लेके, ब्लॉक से लेके, तहसील के लेके गांव स्तर पर कब्जा करे, गरीबों के ऊपर जुल्म हो, उनको यातनाएं दी जाए, इस विषय पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। योगी आदित्यनाथ जी और संघ की आइडियोलॉजी मिलकर ये लोग चला रहे हैं और उसी दिशा में आगे जा रहा है। आपने संगठन में कांग्रेस के लिए बहुत सेवाएं दी, बहुत काम किया आपने। अपने क्षेत्र में से आप 2022 में एक बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने आपको लड़ाया था। वैसे हम भी जानते हैं आप अपने क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, बाहरी राज्यों में हर जगह एक्टिव रहे हैं या राष्ट्रीय लेवल पे एक्टिव रहे हैं। तो 2022 में जो आपने चुनाव लड़ा था, जनता का वो समर्थन नहीं मिला आपको, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कोई एक जीतता है, बाकी सबको हारना है। तो पहली बात तो ये है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि जनता का निर्णय स्वीकार है, एक विषय ये हो गया। दूसरी जो बात आपने कहा कि मेरा ये गांव है जहां मैं बैठा हूं, यहां से लेके दिल्ली के बीच में कहीं, या ना दिल्ली में भी हमारा कहीं कोई अस्थाई या अस्थाई कोई दूसरा ठिकाना नहीं। हम पार्टी की मीटिंगों और संगठन के कार्यों के लिए अगर कहीं गए तो गए, और सीधे वहां से चलते हैं, गांव पे आते हैं और क्षेत्र में जनता के बीच में रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे 10 गांव कागज पे लिख के दे दूंगा, और जो यहाँ पूर्व में विधायक रहे, जो वर्तमान विधायक है, और मतलब जितने नेता यहाँ हैं, किसी एक विधायक या 2 विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, जितने नेता, उनसे भी 10 गांव आप लिखवा लीजिए और उनसे पूछा जाए कि ये टोले मजरे किस गांव में पड़ते हैं, किस क्षेत्र में पड़ते हैं, इलाके में है,
और मुझसे पूछ लिया जाए, उसी दिन पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा क्षेत्र में रहता है और कौन बाहर रहता है, कौन जनता से ज्यादा मिलता है और कौन कम रहता है। तीसरी बात आपने जो कहा मत को लेके, भारतीय जनता पार्टी जब इसी रूप में चोरी कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई लोग इस तरह से एकदम से भूल गए हैं। अभी जब ये वोट चोरी का विषय जब निकल के आया है, जब ये बातें आई हैं, जान तो रहे थे हम लोग ये खेल कर रहे हैं सब, लेकिन प्रमाण पकड़ने में लगे हुए थे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी टीम लगाई, कहा कि नहीं इसको ठीक से आप लोग चेक करो, और उसमें बातें निकल के आ गई। जब इसी तरह से वोट बदल दे रहे हैं सब, तो भाई उसमें क्या माना जाए कि हमको कितना वोट मिला था और कितना वोट नहीं मिला, कितना मिला रहा होगा। तो उस विषय पे नहीं जाएंगे, इतना जरूर कहेंगे कि हम जनता के बीच में कल भी थे, आज भी हैं। जनता के सवालों पर यहाँ के स्थानीय नेताओं से ज्यादा मीटिंगें करते हैं, यहाँ के दूसरे स्थानीय नेताओं से ज्यादा प्रशासन से लड़ना मिलना जुलना काम करते हैं। हाँ, हम एक काम नहीं करते, हम किसी को थाने तहसील में पिटवाने का काम नहीं करते हैं, हम थाने तहसील की दलाली का काम नहीं करते हैं, हम लोगों में झगड़ा हुआ तो एक पक्ष को चढ़ा के दूसरे को फंसाने वाला काम नहीं करते हैं। ये जो नेता यहाँ के करते हैं वो मैं नहीं करता हूं। मैं एक स्वच्छ राजनीति का, एक समतामयी राजनीति का की सोच वाला व्यक्ति हूं, उस रूप में काम करता हूं। तैयारी जारी है, पुनः चुनाव लड़ा जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा रानी की जनता एक न एक दिन भरोसा करेगी और आने वाले 27 में हम लोगों को मौका जरूर देगी। देवरिया जिले के एक छोटे से गांव से निकल के आप इतने बड़े पद पे पहुंचे, राष्ट्रीय सेवाएं दी, बहुत बड़े बड़े विभिन्न पदों पे रहे आप। इसमें इस सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? अपने माता पिता का आशीर्वाद, जगत जननी जगदम्बा ऊपर वाले का इस आशीर्वाद, जिनके आशीर्वाद से हम सभी इस जगत में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और अपनी मेहनत को मैं स्थान देता हूं कि मैंने जिंदगी में किसी भी लेवल पर और किसी भी मुकाम पर कहीं भी गए या जाना पड़ा तो संघर्ष में किसी से पीछे नहीं रहा। तो हमें लगता है कि संघर्ष, समर्पण का जो एक विश्वास का नेटवर्क हमने खड़ा किया, उस नेटवर्क ने हमको इस ऊंचाई तक पहुंचाया। और हमारे नेता सम्माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस देश में तमाम वंचित वर्ग के, चाहे वो युवा हो या युवती हो, उनको जो राजनीति में आगे मौके देने का जो काम करते हैं, उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो स्वच्छ राजनीति के तरफ अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि तमाम बड़े बड़े अवसरों पर उन्होंने हमें बैठाया और हम संघर्ष किए। लेकिन जो गांव की बात आती है ना, उसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारत गांव का देश है और ये कहीं जरूरी नहीं है कि आप पैदल चलते हैं तो आप उस मुकाम के हकदार नहीं है जिस मुकाम पर आडी, मर्सिडीज और दुनिया की महंगी गाड़ियों से चलने वाले लोगों का मुकाम है। ऐसा नहीं। आदमी के अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, और जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में ईमानदारी से उसके प्रति, उसके फेवर में इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ने का मादा होना चाहिए। ये चीजें व्यक्ति को आगे पहुंचाती है और इस दिशा में हम लड़ते रहे। हम कभी ये नहीं देखे कि हमें क्या मिलेगा। हम हमेशा अपने कार्य और जो हमको अवसर मिला उस अवसर को संपूर्ण रूप से जिस जगह पे उतारना था उतारने के लिए लगे रहे। हमारी वही पहचान रही और वहां से हमारा सफर चलते चलते गांव से लेके वहां तक पहुंचा। आज भी हम उसी रूप में संघर्ष कर रहे हैं और ये नहीं है कि किस लेवल पर कहां आदमी जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि हम जनता के लिए, इस देश के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आजीवन ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष और लड़ाई जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पीडीए गठबंधन अभी अखिलेश यादव जी के साथ आप लोग का चल रहा है और भी पार्टियां हैं, तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में आप अपने आप को, जैसे आप भी एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ दावेदारी ठोक रहे हैं, तो पीडीए गठबंधन में आपकी क्या जगह बनती है, कहाँ देखते हैं अपने आने वाले चुनाव में? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जी हम लोग इस देश में, प्रदेश में काम कर रहे हैं जी। इंडिया गठबंधन बड़ी समझदारी के साथ पूरे देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी से लोकसभा के यहाँ उम्मीदवार थे आदरणीय रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी,
पूरी ईमानदारी दमखम के साथ हम लोगों ने उनको चुनाव जितवाने में ताकत लगाई और वो सफल भी हुए। दूसरे क्षेत्रों में भी मैं पूर्वांचल के जिन लोकसभाओं जिलों का प्रभारी हूं, हम पूरी ताकत से लगे रहे और काम करते रहे। मैं खुद उसी पीडीए से आता हूं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसकी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं, मैं खुद उससे आता हूं। हमारा संघर्ष और हमारी लड़ाई जनता के सवालों पर लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो वसूल है, जो मूल्य है, जो विचार तय हुए, उस पर हम काम कर रहे हैं। रही बात सीट की, तो भाटपारा रानी विधानसभा से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रख दिया है। मैंने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा है कि हम लोग आपको चुनाव लड़ाएंगे। हम अपनी पूरी तैयारी में, हमारे साथी, हम सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर लड़ रहे हैं। अगर हमें मौका मिलता है इंडिया गठबंधन के बतौर उम्मीदवार के रूप में, तो निश्चित तौर पर झंडा फहराने का काम किया जाएगा। और पीडीए की जो आवाज है, जिस आवाज को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, उस आवाज को हम लोगों से ज्यादा कौन मजबूत करेगा? हम तो खुद ही उसी में समाहित है और उसी में रहे हैं। और तमाम जुल्म और ज्यादती के जो सवाल हैं, जो सामंतवादी करते हैं, उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं और आने वाले कल में भी लड़ते रहेंगे। तो उसके तहत भी हमारी दावेदारी सबसे मजबूत है। मैं अपना काम कर रहा हूं और सिर्फ सीट, पद और इसी लालच में हम लोग नहीं लगे रहते हैं। जीवन के सफर में हम नहीं सोचे थे कि हम कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। हम अपना काम करते रहे, ऊपर वाले की कृपा, हमारी मेहनत, आदरणीय राहुल गांधी जी का विश्वास, तमाम अवसरों पर हम पहले भी काम किए, आज भी कर रहे हैं और आगे भी लगे रहे। अपने राजनीतिक जीवन में आप अपना राजनीतिक गुरु या आदर्श किसको मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं? जब मैं थोड़ा सा होशियार हुआ, समझदार हुआ, दुनिया देश को समझने लगा, तो मैं पहली बार बताऊं कि सबसे ज्यादा शुरुआत में मेरे दिमाग पे असर पड़ा था मदर टेरेसा जी का। उनके बारे में अखबार में जब मैं पढ़ता था, मानवता की भलाई के लिए जो वो काम करती थी, तो मैं उसी फील्ड में चला गया। हमारे एक बड़े भाई हैं डॉक्टर संदीप पांडे जी, जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में एशिया का सबसे प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। हम और वो 10-15 वर्षों तक एक साथ खूब काम किया है और आज भी उन विचारों को लेकर हम लोग गरीब बच्चों की शिक्षा से लेकर तमाम विषयों पर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हम भारत और भारत के बाहर भी गए हैं, दुनिया के मुल्कों में, और बहुत सारे काम हम लोग किए हैं, आज भी कर रहे हैं। चाहे वो भूख से मौतों के सवाल रहे देश में उठाने के, इससे रखे तमाम विषयों पर। लेकिन इस देश में गरीबों के हक की जो लड़ाई चलती थी, जब आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी जब इस तरह की लड़ाइयां लड़ते थे, और ठीक है कि वो एक अलग दल में थे, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब गरीबों पिछड़ों की बात आती थी और उनकी आवाज आती थी, तो उसमें मैं ताकत पाता था। धीरे धीरे वो सिलसिला आगे बढ़ा। जिस तरह से स्वर्गीय कांशीराम साहब ने इस देश में दलितों की, बहुजनों की आवाज बुलंद की, उनका भी हमारी जिंदगी पे एक असर पड़ा पढ़ाई के दरमियान। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर जाते हुए रूसों का सबसे ज्यादा मेरे ऊपर असर पड़ा। मैं पढ़ता था और रूसों की जिंदगी का जब मैं अध्ययन करता था, तो मैं पाता था कि हम लोग भी उसी तरह के लोग हैं जो रोज दौड़ रहे हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ होता रहता है। तो रूसों का भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। लेकिन पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ काम किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने एकदम से लाइन खींच के वंचित समाज के लिए, चाहे वो दुनिया के पैमाने पर देशों की बात कर लीजिए, देश के पैमाने पर कमजोर क्षेत्रों की बात कर लीजिए, और यहाँ के रहवासियों की बात कर लीजिए, जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी जिंदगी का, उनके जो रोज के जीवन है, क्योंकि बहुत करीब से रहने का और देखने का मौका मिला, उसका बहुत असर पड़ा है जीवन में। तो ये नाम है जिनको मैं बहुत आदर्श के रूप में मानता हूं, जिनका हमारी जिंदगी पे एक तगड़ा असर है। और राहुल गांधी जी की एक एक बातें जो निकल के आती हैं, उसको सोचना, विचारना, और किस तरीके से आदमी भावुक होकर उस विषय पर लगा हुआ है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरा रहा संक्षिप्त। सत्ता पक्ष की कार्यशैली पे आपने काफी तीखी आलोचना भी की, काफी हमलावर भी हुए, लेकिन हमारा ये आखिरी सवाल है, सत्ता पक्ष में कोई एक ऐसा नेता
वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिसकी कार्यशैली आपको काम करने का तरीका पसंद आता हो, उसका नाम बता दीजिए। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं और सत्ता पक्ष में वो लोग हैं, तो बात उन्हीं पे आती है। तो उनकी विचारधारा, उनकी कार्यप्रणाली, उनके तौर तरीके तो हमें सचमुच में पसंद बिल्कुल नहीं आते हैं, इसलिए कि उनकी सोच ही समाज में ऊंच नीच की खाई को बढ़ाने वाली। भारत देश का तब तक विकास नहीं हो सकता है जब तक हम सभी बराबरी से जीवन यापन करने का प्रण लें और चले, और ये तभी होगा जब सब व्यवस्था के हर सिस्टम को सुधारा जाए। लेकिन पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कुछ बातें कभी कभी इस देश के रचनात्मक परिवेश को स्वीकार करने वाली थी, सभी बातें नहीं। बहुत सी गलतियां उन्होंने भी किया। इस देश में धार्मिक उन्माद आडवाणी के साथ मिलकर फैलाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात होती है, उस दिशा में अगर कहा जाए तो कभी कभी उनकी बातें निकलती थी और वो सवाल जरूर उठाते थे कि भाई भारत के अंदर एक स्वस्थ मानसिकता की राजनीति होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। तो यही कुछ बातें हैं जो दिखती हैं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, भारत दर्पण को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, भारत दर्पण के आप पूरे आपकी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। विशेष तौर से मैं धन्यवाद दूंगा आप रवि मिश्रा जी को, अंकित मिश्रा जी को और अखिलेश यादव को, कि आप लोग जिस तरीके से तमाम जनोपयोगी विषयों पर चर्चा की, और इस तरह की चर्चाएं आप समाज में करते रहिए, लोगों की जन भावना को जगाते रहिए। मेरा बहुत बहुत मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।